नमस्ते। ज्ञान लवर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी नमस्ते। ये एक ऑडियो पेशकश है, तो अगर हो सके तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और इस कहानी का पूरा अनुभव लीजिए। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के एक बहुत ही मशहूर और कह सकते हैं दुखद नाटक की, किंग लियर। बिल्कुल, इसकी गहराइयों में उतरेंगे आज। ये कहानी है सत्ता की, परिवार की, धोखे, वफादारी और पागलपन की भी। जी, हम इसके किरदारों और कहानी को एक्ट दर एक्ट समझने की कोशिश करेंगे, है ना? हाँ। तो कहानी शुरू होती है ब्रिटेन के बूढ़े राजा किंग लियर से। वो अब अपना राजपाट छोड़ना चाहते हैं। और उन्होंने सोचा कि इसे अपनी 3 बेटियों में बांट देंगे, गोनेरिल, रीगन और सबसे छोटी कोर्डेलिया। दरबार में उनके साथ है वफादार सामंत जैसे अर्ल ऑफ केंट और अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर। अच्छा, ग्लॉस्टर के भी 2 बेटे हैं। ये किरदार भी अहम है, जायज बेटा एडगर और नाजायज बेटा एडमंड। हाँ, और ये एडमंड ये कहानी में एक बड़ा नकारात्मक किरदार बनके उभरता है। बिल्कुल। और बेटियों की बात करें तो गोनेरिल की शादी ड्यूक ऑफ एल्बनी से हुई है और रीगन की ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल से। और सबसे छोटी कॉर्डेलिया, उसके लिए 2 दावेदार हैं, किंग ऑफ फ्रांस और ड्यूक ऑफ बर्गंडी। तो ये हैं मुख्य लोग। जी, अब आते हैं कहानी पर। एक्ट 1। तो एक्ट 1 में लियर एक अजीब सी शर्त रखते हैं। वो कहते हैं कि जो बेटी सबसे अच्छा बताएगी कि वो उनसे कितना प्यार करती है, उसे उतना ही बड़ा राज्य का हिस्सा मिलेगा। हाँ, मतलब प्यार का दिखावा करने को कहते हैं। गोनेरिल और रीगन जो बड़ी बेटियां हैं वो तो खूब क्या कहते हैं, झूठी तारीफों के पुल बांध देती हैं। और उन्हें राज्य का बड़ा हिस्सा मिल भी जाता है। लेकिन जब सबसे छोटी और पिता की सबसे प्यारी बेटी कॉर्डेलिया की बारी आती है, वो कुछ नहीं कहती, बस नथिंग। नथिंग। हाँ, वो कहती है कि वो अपने पिता से उतना ही प्यार करती है जितना एक बेटी का फर्ज है। उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती, ना कम ना ज्यादा। पर लियर को ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो एकदम गुस्से से भड़क जाते हैं और फौरन कॉर्डेलिया को जायदाद से बेदखल कर देते हैं और राज्य से भी निकाल देते हैं बिना किसी दहेज के। सोचिए जरा। लेकिन किंग ऑफ फ्रांस जो हैं, वो कॉर्डेलिया की सच्चाई और ईमानदारी देखकर उससे बिना दहेज के ही शादी कर लेते हैं। अच्छा, इसी बीच जो वफादार अर्ल ऑफ केंट है वो लियर को समझाने की कोशिश करते हैं कि महाराज आप ये गलत कर रहे हैं। पर लियर गुस्से में उनकी भी नहीं सुनते, उन्हें भी देश निकाला दे देते हैं। और यहीं से लियर की मुसीबतें असल में शुरू होती हैं। उधर एक और कहानी चल रही है। ग्लोस्टर का नाजायज बेटा एडमंड, वो अपने भाई एडगर से जलता है। जी, वो एक झूठा खत बनाता है और अपने पिता ग्लॉस्टर को दिखाता है। खत में क्या होता है? खत में ऐसा लिखा होता है जैसे एडगर अपने पिता को मारने की साजिश रच रहा हो। अरे बाप रे। हाँ, और ग्लॉस्टर उस पर यकीन भी कर लेते हैं। बेचारे एडगर को तो अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। वो भेस बदल लेता है। अच्छा, और लेयर का क्या होता है? वो अपनी बड़ी बेटी गोनेरिल के पास रहने जाते हैं अपने 100 शूरवीरों के साथ। लेकिन गोनेरिल और उसका नौकर ऑसवर्ल्ड वो राजा का अपमान करना शुरू कर देते हैं। अपमान? अपने पिता का? हाँ, और गोनेरिल कहती है कि ये 100 शूरवीर बहुत ज्यादा हैं, इनकी संख्या घटाकर 50 कर दी जाए। ओहो। इसी बीच वो जो केंट थे जिन्हें देश निकाला मिला था, हाँ, केंट, वो भेष बदलकर कायूस नाम से वापस लेयर की सेवा में आ जाते हैं। वफादार हैं आखिर। तो अब आता है एक्ट 2। लेयर जाहिर है गोनेरिल के बर्ताव से बहुत नाराज है। हाँ, तो वो अपनी दूसरी बेटी रीगन के पास जाते हैं। सोचते हैं शायद वो बेहतर निकलेगी। लेकिन वहां जाकर वो क्या देखते हैं कि उनके नए सेवक कायूस यानी केंट को रीगन और उसके पति कॉर्नवॉल ने सजा दे रखी है। जी, स्टॉक्स में डाल रखा है, पैरों को लकड़ी के शिकंजे में फंसा दिया है। ये तो राजा के दूत का अपमान हुआ। बिल्कुल। और फिर जब रीगन से मिलते हैं तो पता चलता है कि वो तो गोनेरिल से भी ज्यादा कठोर है। हाँ, गोनेरिल भी वहीं आ जाती है। और ये दोनों बहनें मिलकर अपने पिता पर दबाव डालते हैं कि उन्हें एक भी शूरवीर रखने की जरूरत नहीं है। मतलब पहले 100 से 50 की बात हुई, फिर 50 से 25 और आखिर में लीगन पूछती है, व्हाट नीड वन? मतलब एक की भी क्या जरूरत है? क्या बेरहमी है। लियर का दिल तो बिल्कुल टूट गया होगा। पूरी तरह। अपमान, गुस्सा, दुख, वो महल छोड़कर बाहर तूफानी रात में निकल जाते हैं, बिल्कुल अकेले। अकेले नहीं, उनके साथ उनका वफादार विदूषक फूल हैं और भेष बदले हुए केंट भी हैं। हाँ, बस ये 2 लोग। अब एक्ट 3, वो भयानक तूफानी रात। ये नाटक के सबसे शक्तिशाली दृश्यों में से है। जी हाँ,
बाहर प्रकृति का भयंकर तूफान है और अंदर लियर के मन का तूफान। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वो हवाओं से बादलों से बातें करते हैं, चीखते हैं, ब्लो विंड्स एंड क्रैक योर चीक्स। पागलपन की हद तक पहुंच जाते हैं। केंट उन्हें एक टूटी फूटी सी झोपड़ी हॉवल में ले जाते हैं पनाह के लिए। और वहां उन्हें कौन मिलता है? वहां उन्हें मिलता है एडगर, ग्लॉस्टर का बेटा, जो जान बचाने के लिए एक पागल भिखारी पुअर टॉम का भेष धरे हुए है। लियर को उस पागल पुअर टॉम में अपनी जैसी ही पीड़ा नजर आती है। हाँ, वो उसे अपना साथी समझने लगते हैं। उधर महल में क्या हो रहा है? उधर ग्लॉस्टर को लियर की हालत पर तरस आता है। वो चुपके से उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका अपना बेटा एडमंड उन्हें धोखा दे देता है। वो कॉर्नवॉल और रीगन को बता देता है कि ग्लॉस्टर फ्रांस की सेना की मदद कर रहे हैं लियर के लिए। ओहो, ये एडमंड तो बहुत ही। बिल्कुल। और सजा क्या मिलती है ग्लॉस्टर को? कॉर्नवॉल गुस्से में उनकी आंखें निकाल देता है। हे भगवान, आंखें निकाल देता है? जी हाँ। रीगन उसे उकसाती है। एक नौकर ये देखकर रोकने की कोशिश करता है। वो कॉर्नवॉल को घायल कर देता है, पर रीगन उस नौकर को मार डालती है। कितनी क्रूरता है। हाँ, और बाद में कॉर्नवॉल भी अपने जख्मों की वजह से मर जाता है। एक्ट 4 में आते हैं। अब ग्लॉस्टर अंधे हैं, बेसहारा हैं, वो जीना नहीं चाहते। लेकिन उनका बेटा एडगर, जो अभी भी पुअर टॉम बना हुआ है, उन्हें मिलता है। पिता उसे पहचान नहीं पाते। और एडगर उन्हें डोवर की चट्टानों क्लिफ तक ले जाता है। जी, और वहाँ एक भ्रम पैदा करता है। वो ग्लॉस्टर को यकीन दिलाता है कि वो चट्टान से कूदे और चमत्कारिक रूप से बच गए। इस तरह वो उन्हें आत्महत्या करने से रोकता है। वाह, बेटे का प्यार। उधर गोनेरिल और एडमंड का क्या चल रहा है? उनके बीच नाजायज रिश्ता बन गया है। गोनेरिल तो अपने पति ड्यूक ऑफ एल्बनी को रास्ते से हटाने का सोच रही है एडमंड के लिए। लेकिन एल्बनी, वो तो अच्छा आदमी है, उसे अपनी पत्नी की क्रूरता का एहसास होने लगता है। हाँ, वो गोनेरिल के खिलाफ हो जाता है। अब कहानी डोवर पहुंचती है, जहां कॉर्डिलिया आ चुकी है फ्रांस की सेना के साथ अपने पिता को ढूंढने और बचाने। और उसे लियर मिलते हैं, पर किस हालत में? पागलपन की हालत में, सर पर जंगली फूलों का ताज पहने हुए। लेकिन कॉर्डिलिया का प्यार और देखभाल, उससे लियर की हालत में सुधार आता है। उनकी याददाश्त लौटती है। पिता पुत्री का फिर से मिलन होता है। बहुत ही भावुक पल है ये। लियर को अपनी गलती का एहसास होता है। जी, वो कॉर्डिलिया से माफी मांगते हैं। और अब कहानी का अंत, एक्ट 5, युद्ध होता है। हाँ, ब्रिटिश सेना, जिसका नेतृत्व अब एडमंड कर रहा है क्योंकि कॉर्नवॉल मर चुका है, और फ्रांस की सेना के बीच। और ब्रिटिश सेना जीत जाती है। लियर और कॉर्डिलिया को बंदी बना लिया जाता है। और वो महत्वाकांक्षी एडमंड, वो चुपके से हुक्म दे देता है कि जेल में लियर और कॉर्डिलिया को मार दिया जाए। क्या? क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि लियर फिर से राजा बने या कॉर्डिलिया रानी बने। वो खुद सत्ता चाहता है। लेकिन युद्ध के बाद एल्बनी को एडमंड की असलियत पता चलने लगती है। हाँ, और गोनेरिल और रीगन दोनों बहनें एडमंड को पाना चाहती हैं। उनमें जबरदस्त जलन है। तभी एडगर, जो अब तक पुअर टॉम बना हुआ था, सामने आता है, अपनी असली पहचान जाहिर करके। और वो अपने भाई एडमंड को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है, गद्दारी का बदला लेने के लिए। और एडगर जीत जाता है। एडमंड घायल होकर मरने लगता है। मरते मरते वो अपने कुछ गुनाह कबूल करता है और लियर और कॉर्डिलिया को मारने का हुक्म रद्द करने को कहता है, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी है। और दोनों बहनों का क्या हुआ, गोनेरिल और रीगन? पता चलता है कि गोनेरिल ने जलन के मारे रीगन को जहर दे दिया था, और फिर जब उसके अपने काले कारनामे खुलने लगते हैं तो वो खुद भी आत्महत्या कर लेती है। सब खत्म। तभी लियर आते हैं। हाँ, अपनी प्यारी बेटी मरी हुई कॉर्डिलिया को गोद में उठाए हुए। उनका वो चीत्कार हाउल 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 दिल चीर देता है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वो मर चुकी है। वो उसे जगाने की कोशिश करते हैं। केंट अपनी असली पहचान बताता है कि वो हमेशा उनके साथ रहा, पर लियर अब इस दुख को, इस सदमे को सह नहीं पाते। और उनकी भी मौत हो जाती है, टूटे हुए दिल से। हाँ, अंत में बचते हैं एल्बनी, एडगर और केंट। एल्बनी कहता है कि एडगर और केंट मिलकर राज करें, पर केंट मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें भी अपने मालिक लियर के पास जाना है, शायद उनका मतलब भी मरने से ही है। जी, और एडगर नाटक का अंत इन दुखद शब्दों से करते हैं कि हमें इस भारी दुख के बोझ को महसूस करना होगा और सहना होगा। सच में बहुत भारी कहानी है। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या लियर का जो पागलपन था
वो सिर्फ दुख और तकलीफ का नतीजा था, या उस पागलपन में भी उन्हें कोई गहरी सच्चाई या समझ मिली थी? वो तूफान, क्या वो सिर्फ बाहर था या उनके अंदर के तूफान का ही आईना था? ये बहुत अच्छा सवाल है, और शायद यही शेक्सपियर की महानता है कि वो ऐसे सवाल छोड़ जाते हैं। लियर का पागलपन उन्हें दुनिया की कड़वी सच्चाइयों के ज्यादा करीब ले आता है, ऐसा भी कह सकते हैं। बिल्कुल। ये थी किंग लियर की कहानी। रिश्तों की जटिलता, सत्ता का नशा, इंसान के दुख और शायद पश्चाताप की भी कहानी। जी हाँ, उम्मीद है सुनने वालों को इस कहानी की परतों को समझने में मदद मिली होगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने और सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद।